नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े पारंपरिक उद्योग में हो रहे एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। जी हाँ, हम देखने वाले हैं कि नए श्रम कानून बीड़ी और सिगार मजदूरों की जिंदगी को किस तरह से बदल रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसे पारंपरिक उद्योग को जिसमें लाखों लाख असंगठित मजदूर काम करते हैं, उसे मॉडर्न कैसे बनाया जाए। उन्हें वो सुरक्षा और वो अधिकार कैसे दिए जाएं जिनके वो हकदार हैं। यही वो चुनौती है जिसका जवाब ये नए कानून देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर 1986 के पुराने कानून पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद आएंगे नए लेबर कोड्स पर और फिर विस्तार से जानेंगे कि मजदूरों को क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि मालिकों यानी एम्प्लॉयर्स को अब क्या करना होगा और आखिर में समझेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीड़ी और सिगार उद्योग, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के सबसे बड़े पारंपरिक सेक्टर्स में से एक है और हाल ही में जो नए लेबर कोड्स लाए गए हैं, उनका मकसद इस सेक्टर में काम करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इन नए कोड्स का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है इस सेक्टर को फॉर्मल बनाना, मतलब मजदूरों के जीवन में एक स्थिरता लाना, चाहे वो बेहतर सैलरी हो, सोशल सिक्योरिटी हो या फिर काम करने की बेहतर जगह हो। अब ये समझने के लिए कि नया क्या है, हमें पहले ये जानना होगा कि पुराना क्या था, है ना? तो पहले इस सेक्टर को 1966 का बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम रेगुलेट करता था। चलिए देखते हैं कि उस कानून में क्या था। तो पुराने कानून में कुछ इस तरह के हालात थे। काम के घंटे काफी लंबे हो सकते थे, सैलरी के साथ छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था, और रही बात हेल्थ चेकअप की, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं था। साफ है, ये एक ऐसा सिस्टम था जो मजदूरों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन के तौर पर लाए गए हैं नए लेबर कोड्स। इन्हें 2020 में पेश किया गया था ताकि पुराने सिस्टम की खामियों को भरा जा सके और इसे आज के जमाने के हिसाब से बनाया जा सके। तो ये जो नया ढांचा है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और वेतन। यहाँ OSHWC का मतलब है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये चारों कोड मिलकर मजदूरों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन बदलावों का मजदूरों पर असल में क्या असर पड़ेगा, उन्हें कौन से नए फायदे और कौन सी नई सुरक्षा मिलेगी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा है। यहाँ पुराने और नए कानूनों के बीच सीधी तुलना की गई है। काम के घंटे, सैलरी के साथ छुट्टी और मेडिकल जांच, इन तीनों ही चीजों में जबरदस्त सुधार हुआ है। सबसे पहला और बड़ा सुधार है काम के घंटों में। पहले एक दिन में 9 घंटे तक काम हो सकता था, अब इसे फिक्स करके 8 घंटे कर दिया गया है और हफ्ते में 48 घंटे। और सबसे जरूरी बात, अगर ओवरटाइम किया तो उसके लिए डबल पैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छुट्टियों के नियमों में क्या बदला है। पहले सालाना छुट्टी पाने के लिए 240 डेज काम करना पड़ता था, अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। ये मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, इससे पेड लीव लेना काफी आसान हो जाएगा। और ये तो एक बिल्कुल ही नया फायदा है। 1966 के कानून में मेडिकल जांच का कोई प्रावधान था ही नहीं। अब नए कोड्स के तहत हर कर्मचारी के लिए साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी कर दिया गया है। ये दिखाता है कि मजदूरों की सेहत को लेकर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है। ये सुधार सिर्फ कुछ व्यक्तिगत फायदों तक ही सीमित नहीं है। ये स्लाइड दिखाती है कि वेलफेयर के उपायों को 3 बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है: सैलरी और पेमेंट की सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के फायदे और एक सुरक्षित और स्वस्थ वर्क प्लेस। सैलरी की सुरक्षा की बात करें तो अब हर कर्मचारी के लिए मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। एक नेशनल फ्लोर वेज भी होगा ताकि पूरे देश में रहन सहन के स्तर में समानता आए। ओवरटाइम के लिए डबल पेमेंट, सैलरी के लिए सख्त टाइमलाइन और हर किसी को सैलरी स्लिप देना अब अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। ESIC हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज अब पूरे भारत में मिलेगा, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच होगी। हर कर्मचारी बोनस का हकदार होगा और ये बहुत जरूरी है, सभी मजदूरों को फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो अब तक कईयों के लिए सिर्फ एक सपना था, वो अब एक कानूनी हक है। और आखिर में जहां मजदूर काम करते हैं उस जगह को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप के अलावा हफ्ते में 48 घंटे काम करने की लिमिट को बनाए रखा गया है। साथ ही अब मालिकों को साफ सुथरे टॉयलेट, पीने का पानी और आराम करने के लिए कमरों जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हमने मजदूरों के अधिकारों की बात तो कर ली, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना। इन अधिकारों का मतलब है कि जो मालिक हैं यानी एम्प्लॉयर्स, उनके लिए भी नई जिम्मेदारियां आई हैं। चलिए अब कहानी के इस पहलू को समझते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये सुधार अनौपचारिक तरीकों से एक व्यवस्थित नियम कानून वाले सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम है। अब सब कुछ कागज पर होगा, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और इसका मतलब है, जी हाँ,
कागजी कार्रवाई। अब देखिए, ये लग सकता है कि एम्प्लॉयर्स पर बहुत सारा बोझ डाल दिया गया है, इतने सारे फॉर्म्स, लेकिन हर एक फॉर्म का एक मकसद है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस पूरे सेक्टर को फॉर्मल बनाने की नींव है, जिससे पारदर्शिता आती है और ये सुनिश्चित होता है कि मजदूरों को वो सारे हक मिले जिनके वे हकदार हैं। तो हमने इन सारे बदलावों को काफी गहराई से समझ लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि इन सुधारों का भारत के लिए क्या व्यापक महत्व है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, पेड ओवरटाइम के साथ 8 घंटे का फिक्स्ड वर्किंग डे। दूसरा, सिर्फ 180 दिन काम करने के बाद सैलरी के साथ सालाना छुट्टी। तीसरा, मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप। चौथा, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी और सोशल सिक्योरिटी। और आखिर में अनौपचारिक सिस्टम से एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड रोजगार की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव। और आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सुधार जो बीड़ी और सिगार उद्योग से शुरू हो रहा है, भारत के बाकी विशाल असंगठित कार्यबल को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए एक मॉडल बन सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। भारत के बीड़ी और सिगार उद्योग की जो कहानी है ना, वो सिर्फ तंबाकू और तेंदू पत्तों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पसीने की, कॉरपोरेट दुनिया की चालाकियों की और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक चली। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक सफर को ट्रैक करने वाले हैं। मतलब 1966 के ऐतिहासिक बीड़ी और सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम से लेकर अभी हाल ही में यानी 21 नवंबर 2025 को लागू हुए नई 2020 लेबर कोड्स तक, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एकदम सही। हम कानूनी दस्तावेजों, विस्तृत कानूनी विश्लेषण, पीआईबी, चंडीगढ़ के यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स, पीआईबी बैकग्राउंडर्स और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्य नियमों के साथ साथ वैधानिक कंप्लायंस चेकलिस्ट्स को खंगालेंगे। इतने सारे अलग अलग सोर्सेज से हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलने वाली है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक अत्यधिक असंगठित और जटिल उद्योग को कानूनी दायरे में लाया गया और हाल ही में हुए डिजिटल बदलावों का कंप्लायंस और श्रमिकों के अधिकारों पर असल में क्या असर पड़ा है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरा एवोल्यूशन वाकई बहुत उत्सुकता जगाने वाला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इस विषय की गहराई में जाने से पहले हमें इसके बड़े कॉन्टेक्स्ट को स्थापित करना होगा। ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री के रूल्स की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये क्लासिक कैट एंड माउस गेम है। एक तरफ वो व्यवस्था है जो लूप होल्स का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना चाहती है और दूसरी तरफ वो कानून है जो समाज के सबसे कमजोर तबके को उस व्यवस्था से बचाने की कोशिश कर रहा है। समझ रही हूँ। बीड़ी उद्योग भारत के इतिहास में एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां लाखों लोग काम करते आ रहे हैं। इस पूरे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को एक फॉर्मल लीगल ढांचे में लाना और फिर उसे डिजिटल युग के हिसाब से अपडेट करना, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में 1940 के दशक का अगर हम विजुअल इमेजिन करें तो हालात बहुत ही डरावने थे। 1946 की जो रेगे कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने इस इंडस्ट्री की पूरी काली सच्चाई सामने रख दी थी। वो रिपोर्ट काफी शॉकिंग थी। बहुत ज्यादा। बाल मजदूरी एकदम नॉर्मल बात थी, लोग पीढ़ियों से कर्ज के जाल में फंसे हुए थे और सबसे भयानक बात ये थी कि काम करने की कोई जगह तय नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था। और तंबाकू का काम बिना वेंटिलेशन के मतलब बीमारियों का घर। बिल्कुल, तंबाकू की बारीक धूल हवा में तैरती रहती थी, जिसकी वजह से टीबी और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां मजदूरों में बहुत आम हो गई थी। व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर, इसकी आजादी के तुरंत बाद जब सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 लागू किया तो लगा कि शायद अब हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहीं से कारखानों के मालिकों की असली चाल शुरू होती है। फैक्ट्री एक्ट के कड़े नियमों से बचने के लिए मालिकों ने एक बहुत ही शातिर तरीका निकाला। क्या तरीका? उन्होंने अपनी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करके उन्हें छोटी छोटी दर्जनों इकाइयों में बांट दिया। अच्छा, मतलब कागजों पर उन्होंने बड़ी फैक्ट्री को खत्म ही कर दिया ताकि वहां मजदूरों की संख्या उस मिनिमम लिमिट से कम हो जाए जहां से फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं और इसी दौर में एक नया सिस्टम इजाद किया गया जिसे सट्टेदार या कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम कहा गया। सट्टेदार सिस्टम। हाँ, कंपनियों ने सीधे मजदूरों को काम पर रखना बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने इन सट्टेदारों को बीच में ला खड़ा किया। और ये सट्टेदार करते क्या थे? मैंने पढ़ा है कि इनका काम सिर्फ बिचौलिए का नहीं था, बल्कि ये पूरी सप्लाई चेन को एक डार्क जोन में धकेलने का जरिया बन गए थे। सही कहा। कच्चा माल यानी तंबाकू और तेंदूपत्ता ये लोग सीधे श्रमिकों के घरों में पहुंचा देते थे। हाँ, सट्टेदार अपनी साइकिल या बैलगाड़ी पर कच्चा माल लाते और सीधे गांव के घरों में ड्रॉप कर देते। इससे हुआ ये कि कागजों पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना ही नहीं। काम तो घरों के आंगन में हो रहा था, तो उसे फैक्ट्री कैसे मान ले?
और चूंकि मालिक सीधे तौर पर कोई सैलरी नहीं दे रहा था, तो वो कानून की नजर में एकदम साफ बच निकलता था। और इस सिस्टम का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू था जो मैंने सोर्सेस में पढ़ा। कभी कभी ये सट्टेदार जानबूझकर कच्चा माल कम देते थे। हाँ, ये बहुत ही क्रूर प्रैक्टिस थी। मान लीजिए एक मजदूर को दिन में 1000 बीड़ियां बनाने का कोटा मिला है, लेकिन उसे पत्तियां और तंबाकू सिर्फ 800 बीड़ियों का दिया गया। तो मजदूर क्या करेगा? वही तो, मजदूर अपना कोटा पूरा करने के लिए अपनी ही जेब से सट्टेदार से एक्स्ट्रा कच्चा माल खरीदता था। ये तो शोषण का एक ऐसा नेक्सस था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और ऐसा नहीं था कि राज्यों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये उद्योग बहुत ही ज्यादा मोबाइल था। मोबाइल मतलब? आसानी से शिफ्ट हो जाता था। हाँ, बहुत कम पूंजी लगती थी। अगर मान लीजिए किसी राज्य की सरकार ने सख्त कानून बना दिए, तो मालिक रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटते और पड़ोसी राज्य की सीमा में चले जाते जहां कानून नरम थे, क्योंकि कोई भारी मशीनरी तो थी नहीं। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये साफ हो जाता है कि राज्य स्तर के कानून इस समस्या का समाधान नहीं थे। एक पूरे देश के लिए समान कानून चाहिए था। हाँ, और इसी के चलते 30 नवंबर 1966 को एक समान केंद्रीय कानून लाया गया, 1966 का बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम। 1966 का यह कानून अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सबसे बड़ा बदलाव तो इसने ये किया कि उस सट्टेदार या ठेकेदार को महज एक एजेंट मान लिया। ये एक बहुत जरूरी कदम था। कानून ने साफ कर दिया कि चाहे कच्चा माल कोई भी दे रहा हो, जो इंसान घर बैठकर बीड़ी बना रहा है, यानी जो होम वर्कर है, वो स्पष्ट रूप से कर्मचारी ही माना जाएगा। कागजों पर तो ये बहुत बड़ी जीत लग रही थी, मतलब कुछ गड़बड़ थी। हाँ, कागजों पर जीत जरूर थी, लेकिन इस कानून का एक बहुत बड़ा स्टैट्यूटरी पैराडॉक्स या कहें कि एक वैधानिक विरोधाभास यहीं पर छुपा हुआ था। वैधानिक विरोधाभास मतलब कानून बना भी दिया और उसका पूरा फायदा भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, भले ही 1966 के कानून ने होम वर्कर्स को कर्मचारी मान लिया, लेकिन जब इस कानून की धारा 2J का विश्लेषण किया जाता है तो एक बात साफ होती है। क्या बात? उसमें प्राइवेट ड्वेलिंग हाउसेज यानी निजी घरों को इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस यानी औद्योगिक परिसर की परिभाषा से साफ तौर पर बाहर रखा गया था। रुको, इसका मतलब ये हुआ कि जो 90% बीड़ी श्रमिक थे, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं और जो अपने ही घरों के आंगन में बैठकर काम करती थीं, वो इस लीगल सुरक्षा कवच से बाहर रह गईं। एग्जैक्टली, यही वो पैराडॉक्स था। इस कानून की धारा 8 से लेकर 14 तक में वेंटिलेशन, सफाई, पीने के पानी और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही शानदार नियम लिखे गए थे। लेकिन ये सारे नियम लागू कहाँ होते थे? सिर्फ उन जगहों पर जिन्हें लाइसेंस प्राप्त कारखाना माना गया हो। घरों पर ये नियम लागू ही नहीं होते थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। तो मतलब जो महिलाएं घर की घुटन भरी और तंबाकू की धूल से भरी हवा में काम कर रही थीं, उनके लिए स्वास्थ्य और सफाई के ये नियम बेमानी हो गए। बिल्कुल बेमानी हो गए। जबकि कारखानों के लिए तो नियम काफी सख्त थे। दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम तय किया गया था। ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी का प्रावधान था। और सुविधाओं के नाम पर भी काफी कुछ था। हाँ, 30 से अधिक महिलाओं वाले कारखानों में क्रेच यानी बच्चों के लिए पालना घर अनिवार्य था और 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज होने पर कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन घर से काम करने वालों के लिए ये सब दूर की बात थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस कानून से घर से काम करने वालों को कुछ नहीं मिला। मजदूरी को लेकर कुछ बहुत जरूरी सुरक्षाएं दी गईं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्य नियमों का जो एवोल्यूशन है, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वहाँ के मालिकों ने एक नई चाल चली थी। मैंने पढ़ा था कि बीड़ी रिजेक्ट करने का एक नया ही सिस्टम बना दिया था उन्होंने। वो लोग बनी हुई बीड़ियों को खराब बता देते थे। बिल्कुल, इसे वहाँ की लोकल भाषा में चट या सब स्टैंडर्ड बीड़ी कहा जाता था। चट बीड़ी। हाँ, मजदूर दिन भर मेहनत करके 1000 बीड़ियां बनाता और ठेकेदार शाम को आकर कहता कि इसमें से 200 बीड़ियां तो ठीक से रोल नहीं की गई हैं, इनका साइज खराब है। और फिर मजदूरी काट लेता होगा। हाँ, वो उन 200 बीड़ियों की मजदूरी काट लेता। लेकिन मजे की बात यह थी कि वो उन खराब बीड़ियों को फेंकता नहीं था, बल्कि उन्हें भी बाजार में सस्ते दाम पर बेचकर मुनाफा कमा लेता था। ये तो सीधे सीधे दिन दहाड़े लूट मची थी। तो इसे रोका कैसे गया? क्या उस 1966 के कानून में या राज्य नियमों में इसके लिए कोई प्रोविजन था? यहीं पर तमिलनाडु का रूल 29 और आंध्र प्रदेश के इसी तरह के नियम काम आते हैं। इस नियम ने एक बहुत ही सख्त कैप लगा दिया। कैसा कैप? इसने स्पष्ट कर दिया कि मालिक कुल बनाई गई बीड़ियों में से 5% से ज्यादा बीड़ियों को किसी भी हाल में खारिज नहीं कर सकता। और अगर सच में बीड़ी खराब बनी हो तो? अगर किसी बीड़ी को बिना मजदूर की जानबूझकर की गई गलती के खारिज किया जाता है, यानी अगर तंबाकू या पत्ता ही खराब क्वालिटी का था, तो भी मालिक को उस रिजेक्टेड बीड़ी के लिए कम से कम 50% मजदूरी तो देनी ही होगी। ये मजदूरों की जेब कटने से बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, कानून किताब में लिख देना एक बात है और ग्राउंड पर उसे उन पावरफुल ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों से मनवाना बिल्कुल दूसरी बात। क्या कंपनियों ने इस 1966 के कानून को आसानी से मान लिया था? और बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे तुरंत अदालतों में चुनौती दे दी।
और यहीं से भारत की न्यायपालिका का इस कहानी में एक बहुत ही क्रूशियल इंटरवेंशन शुरू होता है। कोर्ट केस शुरू हो गए। हाँ, कारखानों के मालिकों ने तर्क दिया कि हमारा तो इन घर में काम करने वाले मजदूरों से कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठेकेदार जाने और मजदूर जाने, हम पर ये कानून क्यों थोपा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत ही सख्त रुख अपनाया। 1974 का मैंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स केस। राइट, 1974 का मैंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स, ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। कैसे कोर्ट ने यह साबित किया कि असली बॉस कौन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पूरे सट्टेदार सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये ठेकेदार कोई इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन नहीं है, ये सिर्फ एक मोहरा है। असली मालिक मुख्य निर्माता है। हाँ, असली मालिक वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर या मुख्य निर्माता है जिसका ब्रांड उस बीड़ी के बंडल पर छपा है, क्योंकि अंत में वही उस प्रोडक्ट को बाजार में बेच रहा है। इसलिए इन मजदूरों की पूरी लीगल जिम्मेदारी उसी मुख्य कंपनी की होगी। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक था कोर्ट का। और इसके करीब 20 साल बाद 1995 में एक और बहुत बड़ा फैसला आया था, MP पटेल एंड सन्स केस। हाँ, MP पटेल केस ने तो इस इंडस्ट्री की डायनामिक्स ही बदल दी। इस फैसले ने साफ कर दिया कि घर से काम करने वाले मजदूर भी PF यानी प्रोविडेंट फंड के हकदार हैं। कंपनियों ने इसका भी विरोध किया होगा। बिल्कुल, कंपनियों की दलील थी कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जब चाहें काम करें, जब चाहें ना करें, तो हम PF क्यों दें। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप उनके सिर पर खड़े रहें। कंट्रोल का मतलब है कि आप उन्हें कच्चा माल देते हैं और तय स्टैंडर्ड का बना हुआ माल वापस लेते हैं। यही आपके कंट्रोल को साबित करने के लिए काफी है। और मुझे लगता है कि इन अदालती फैसलों के साथ साथ सरकार को भी 1966 के कानून के उन लूप होल्स को बंद करना पड़ा जिनका फायदा कंपनियां उठा रही थी। आप किस लूप होल की बात कर रही हैं? जैसे 1993 में जो संशोधन हुए थे, एक्ट 41 ऑफ 1993, उसने तो कंपनियों की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी थी। मैं गोदामों वाले मुद्दे की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, गोदाम वाला मुद्दा। पहले मालिक क्या करते थे कि वो कच्चा माल और तैयार बीड़ियां अपने गोदामों में छिपा देते थे। जब इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आता तो वो कह देते थे कि देखिए, यहाँ कोई निर्माण का काम तो हो नहीं रहा है, ये तो सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है और इसलिए यहाँ आपका कानून लागू नहीं होता। बिल्कुल। तो 1993 के उस अमेंडमेंट ने इस चालाकी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सरकार ने कानून में संशोधन करके गोदामों को भी औद्योगिक परिसर की परिभाषा में शामिल कर लिया। अब इंस्पेक्टर वहां भी बेरोक टोक जाकर कच्चा माल चेक कर सकते थे। हाँ, लेकिन इस संशोधन की सबसे पावरफुल चीज कुछ और थी, धारा 7A। ओह, धारा 7A, ये बहुत ही क्रिटिकल क्लॉज था। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसने इंस्पेक्टरों को एक तरह से विसिल ब्लोअर की पहचान छिपाने का सख्त आदेश दे दिया था। आप खुद सोचिए, एक गरीब मजदूर जो ठेकेदार के रहमो करम पर जी रहा है, वो उसके खिलाफ शिकायत कैसे करेगा? अगर ठेकेदार को पता चल गया कि शिकायत किसने की है तो वो अगले ही दिन उसका कच्चा माल रोक देगा। धारा 7A ने नियम बना दिया कि अगर कोई श्रमिक मालिक या ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करता है तो लेबर इंस्पेक्टर किसी भी हाल में, किसी भी कोर्ट में मालिक को यह नहीं बता सकता कि शिकायत किसने की है। ये उन कमजोर श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने से बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी शील्ड थी। बहुत जरूरी। और इन सब लीगल लड़ाइयों के बीच मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 1976 में सेस और फंड अधिनियम भी तो पास किए थे। हाँ, सेस एंड फंड एक्ट्स, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। सरकार ने सोचा कि सिर्फ नियमों से बात नहीं बनेगी, इन लोगों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक परमानेंट फंड चाहिए। तो उन्होंने बाजार में बिकने वाली हर बीड़ी पर एक छोटा सा टैक्स यानी सेस लगा दिया। और आप यकीन मानिए, उस छोटे से टैक्स से करोड़ों रुपए का एक विशाल फंड बन गया। और उस फंड का इस्तेमाल सिर्फ बीड़ी मजदूरों के वेलफेयर के लिए होता था। उनके लिए विशेष अस्पताल बनाए गए जहां टीबी का मुफ्त इलाज होता था। और बच्चों की पढ़ाई भी। हाँ, सबसे अच्छी बात यह थी कि उस फंड से मजदूरों के बच्चों के लिए PhD तक की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। मतलब जो बच्चा तंबाकू की धूल में पैदा हुआ है, उसे बाहर निकालकर एक बेहतर जिंदगी देने का एक मॉडल था। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं। 2017 में GST आ गया। हाँ, 2017 में जब देश में GST लागू हुआ तो सारे अलग अलग सेस को खत्म करके एक टैक्स सिस्टम बना दिया गया। इसके चलते बीड़ी वर्कर सेस भी खत्म हो गया और इन योजनाओं का सीधा वित्तीय भार अब केंद्र सरकार के बजट पर आ गया। सही कहा। तो ये तो था 20वीं सदी और 21वीं सदी की शुरुआत का एक पूरा सफर। हमने देखा कि कैसे कानून और कोर्ट्स ने मिलकर एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री को फॉर्मल बनाने की कोशिश की। लेकिन अब कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। हाँ, हम सीधे आज के समय में यानी नवंबर 2025 के बाद की दुनिया में लौटते हैं। तो इन सब का असल मतलब क्या है? भारत के श्रम कानूनों के इतिहास में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 1986 का कानून अब इतिहास बन चुका है। बिल्कुल। 21 नवंबर 2025 को वो पुराना बीड़ी और सिगार कानून निरस्त हो गया, रिपील हो गया और इसे पूरी तरह से नए 2020 लेबर कोड्स में विलीन कर दिया गया है, मुख्य रूप से OSH कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड में। ये नए नियमों की ताकत बहुत अलग है। तो अब ये नया डिजिटल और आधुनिक युग
बीड़ी श्रमिकों के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव लेकर आया है? इन नए लेबर कोड्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका डिजिटलीकरण। वो जो पुराने जमाने के कागज वाले फॉर्म होते थे, जैसे फॉर्म 14 लॉग बुक, जिसमें ठेकेदार अपने मन मुताबिक एंट्री करते थे, वो अब खत्म हो गए हैं। हाँ, अब सब कुछ ई श्रम पोर्टल और ईपीएफओ के डिजिटल सिस्टम से जुड़ गया है। अब अगर किसी मजदूर ने काम किया है तो उसका रिकॉर्ड एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सर्वर पर होगा। इससे हेराफेरी की गुंजाइश कम हो गई है। काफी कम हो गई है। और अगर हम काम की शर्तों की बात करें तो अब वर्किंग आवर्स भी फिक्स कर दिए गए हैं, 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह। और ओवरटाइम के नियम भी बदले हैं। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव ओवरटाइम को लेकर ही है। अब ओवरटाइम के लिए मजदूर की स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। पहले ठेकेदार जबरदस्ती माल देकर कहता था कि कल सुबह तक पूरा चाहिए, अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बदलाव महिलाओं के काम करने के समय को लेकर आया है। नाइट शिफ्ट वाला रूल। हाँ, पुराने कानूनों में साफ लिखा था कि महिलाएं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती। नए ओएसएच कोड ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की पूरी आजादी दी है। लेकिन महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट अब शर्तों के साथ है, और वो शर्तें कोई मामूली शर्तें नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई कंपनी किसी महिला को नाइट शिफ्ट में बुला रही है तो उसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। जैसे जीपीएस ट्रैक की गई ट्रांसपोर्ट सुविधा देना, पूरे वर्कप्लेस पर सीसीटीवी कवरेज होना, और सबसे जरूरी, महिलाओं की सेफ्टी के लिए पॉश कमेटियां बनाना जरूरी कर दिया गया है, ताकि अगर कोई उत्पीड़न का मामला हो तो उसकी तुरंत सुनवाई हो सके। एकदम सही। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक नया रूल है। बीड़ी उद्योग में टीबी और अस्थमा का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए ये रूल बहुत जरूरी था। आप हेल्थ चेकअप की बात कर रही हैं? हाँ, अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य और मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का नियम आ गया है। ये एक प्रिवेंटिव कदम है जो सच में कई जानें बचा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक रूल ने कॉर्पोरेट जगत में सबसे ज्यादा खलबली मचाई है, वो है 50% रूल। मैं चाहती हूँ कि आप इसे थोड़ा डिटेल में समझाएं। 50% रूल, ये सोशल सिक्योरिटी कोड का हिस्सा है और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कैसे? देखिए, ऐतिहासिक रूप से कंपनियां एक ट्रिक यूज करती थी। मान लीजिए एक वर्कर की सीटीसी यानी टोटल सैलरी 10,000 रुपए है। कंपनी क्या करती थी कि बेसिक सैलरी सिर्फ 2,000 रुपए दिखाती थी, और बाकी के 8,000? बाकी के 8,000 रुपए को हाउस रेंट अलाउंस या ट्रैवल अलाउंस जैसे बत्तों में बांट देती थी। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि पीएफ और ग्रेचुटी जैसी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, उनकी कैलकुलेशन सिर्फ बेसिक सैलरी पर होती है। अच्छा, तो 10,000 के बजाय सिर्फ 2,000 पर पीएफ देना पड़ता था? बिल्कुल। कंपनी 10,000 के बजाय सिर्फ 2,000 रुपए पर पीएफ का अपना हिस्सा देती थी और करोड़ों रुपए बचा लेती थी। लेकिन नए नियम ने इस लूपहोल को बंद कर दिया है। अब क्या नियम है? अब ये मैंडेटरी है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। यानी उसी 10,000 रुपए की सैलरी में अब बेसिक सैलरी कम से कम 5,000 रुपए होगी। हाँ, और कंपनी को उसी हिसाब से ज्यादा पीएफ देना होगा। इससे मालिक अब भत्तों को बढ़ाकर सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं मार सकते। और अगर कोई इन नए डिजिटल और सख्त नियमों को तोड़ता है तो जुर्माना यानी पेनल्टीज भी अब बढ़ गई हैं। पहले मैंने देखा था कि जुर्माना कुछ 5,000 रुपए के आसपास होता था। इतनी बड़ी कंपनियों के लिए 5,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। वो खुशी खुशी जुर्माना भर देते थे। लेकिन अब नए कोड्स के तहत जुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 5 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और इसमें एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो ये है कि अदालतें इस जुर्माने का 50% हिस्सा सीधे उस पीड़ित श्रमिक को मुआवजे के रूप में दे सकती हैं। ये न्याय का एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका है। हाँ, सिर्फ सरकार का खजाना नहीं भर रहा, बल्कि पीड़ित की जेब में पैसा जा रहा है। अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो आज कंप्लायंस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ये केस स्टडी बहुत जरूरी है। आज के व्यापार या एचआर के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी मुख्य ब्रांड की ही पूरी जिम्मेदारी है। अब कोई भी बड़ा ब्रांड ये कहकर नहीं बच सकता कि हमें तो पता ही नहीं था कि ठेकेदार क्या कर रहा है। अगर ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी या पीएफ नहीं देता है तो सीधा जुर्माना मुख्य कंपनी पर लगेगा। बिल्कुल। सप्लाई चेन का ऑडिट अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि सख्त कानूनी जरूरत है। इससे एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। चर्चा करते हुए मुझे लगता है कि ये कानून सिर्फ नियम नहीं होता, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को कॉर्पोरेट छल से बचाने का एक जीवंत हथियार होता है। बिल्कुल सही कहा। 1946 की उस रेगे कमेटी की रिपोर्ट में जो दयनीय स्थिति दर्ज थी, वहां से लेकर आज के ई श्रम 50% बेसिक पे रूल और डिजिटल सुरक्षा तक का ये सफर वास्तव में शानदार रहा है। हाँ, एकदम। ये इस बात का सबूत है कि कैसे कानून तकनीक को अपनाते हैं ताकि उस आखिरी झोपड़ी में बैठी महिला को भी न्याय मिल सके। और इस शानदार सफर को समझने के बाद श्रोताओं को सोचने के लिए एक नया बिंदु सामने आता है। एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए। हाँ, नए 2020 लेबर कोड्स महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की इजाजत देते हैं, जिसके लिए हाईटेक सुरक्षा जैसे जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य हैं। जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जरा सोचिए, बीड़ी उद्योग में 90% कार्यबल घर से काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं का है। क्या ये बड़े चमकचमाते औद्योगिक स्तर के सुरक्षा नियम इन पारंपरिक घरेलू माइक्रो इकोनॉमी या सूक्ष्म अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह बदल देंगे? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या भविष्य में
ये उद्योग सख्त कंप्लायंस के दबाव में पूरी तरह स्वचालित या ऑटोमेटेड हो जाएगा और घर से काम करने वाली महिला का वजूद इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? इस पर आगे बहुत डिबेट होने वाली है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुनते रहें और सीखते रहें। Today, we're diving into a really big deal, a massive overhaul of labor laws in India. We're talking about 4 new codes that are set to completely change the game for millions of beedi and cigar workers. Let's get right into it. You know, at the heart of all this are millions of informal workers. Many of them have been rolling beedis from their homes for generations, often with very, very few legal protections to speak of. So these new codes, they represent a huge shift, really an attempt to formalize that work and give them a much stronger foundation for the future. So here's a quick look at what we're going to cover. We'll start with who these workers are and what the old rules looked like. Then we'll dig into the new codes and see what they change. And finally, we'll look at what this all means for the industry moving forward. All right, so to really get why these changes are so important, we first have to understand the industry itself. You know, the before picture. First off, what even is a beedi? Well, it's a thin hand-rolled cigarette, and that hand-rolled part is the key. Making them is a very manual process. And here's the thing, a lot of this work isn't happening in big factories. It's happening in people's homes, which, as you can imagine, has made it incredibly difficult to regulate and protect these workers in the past. Now, before these new codes, the main legal safety net for these workers was an act all the way from 1966. I mean, for its time, it was a start, but as the decades went by, its weaknesses, well, they became pretty obvious. Look, the 1966 Act definitely laid some groundwork, but it just wasn't built for the modern world. It left some pretty significant gaps. Huge holes, really, when it came to protecting workers. So let's take a look at what exactly those gaps were. And this slide really lays out the old problems so clearly. A workday could be up to 9 hours. You had to work 240 days just to get any paid leave. And get this, no requirement for medical exams at all. These were the very specific issues that these new reforms were designed to tackle head-on. And that brings us to the solution. We're talking about a whole suite of 4 new labor codes introduced between 2019 and 2020. The idea was to replace dozens of old, sometimes conflicting laws with one streamlined modern system. This timeline really puts it all into perspective, doesn't it? We're talking about a legislative jump of over 50 years, moving from a single, pretty narrow act to this broad, integrated system of protections. It's a huge leap. And make no mistake, this wasn't some minor tweak or a small update. The official announcement from the government's own Press Information Bureau made it crystal clear. This was a fundamental policy shift. The goal was to formalize this entire sector and build a much stronger regulatory foundation for millions of people. Okay, so let's get to the most important part, right? What do these new codes actually mean for the workers on the ground? Let's break down some of the biggest improvements. And this is a perfect example of a major win. Check this out. The requirement for earning paid annual leave, it's been slashed from 240 days of work down to just 180. That is a much, much more realistic target, and it means paid time off is now a real possibility for so many more people. This table, right from the official press release, gives us this fantastic side-by-side comparison. You can literally see the before under the old 1966 Act and the after with the new codes. And you can see it's not just about leave. Look at the changes to working hours and, wow, for the very first time, a provision for medical exams. So, let's talk about working hours, because this is crucial. The standard workday is now set at 8 hours across the board, down from a potential 9 hours before. And what if you work more than that? Well, now it has to be paid as overtime, at double the normal rate.
So you can really think about this entire reform package as being built on 3 core pillars. First, stronger wage protections. Second, better social security. And third, safer workplaces. So let's break down that first pillar, wages and payments. Okay, so under wages, the changes are massive. The minimum wage, it now covers everyone, not just a few specific jobs. There's a new national floor wage to set a basic standard. And there are strict timelines to make sure people actually get paid on time, whether they're a daily, weekly, or monthly earner. All of this is designed to make family incomes way more predictable and stable. Now for the second pillar, Social Security. This is where things get a lot more formal. We're talking about insurance coverage all across India, eligibility for an annual bonus, and, this one is so important, mandatory appointment letters. That simple piece of paper is a huge step. It's formal recognition of a person's employment and their rights. And that third pillar is all about the workplace itself. For the very first time, free annual health checkups are required for every single employee. You combine that with keeping the 48-hour weekly work limit and adding rules for better, cleaner facilities, and you're aiming for a fundamentally safer and healthier place to work. Okay, so we've talked a lot about the new rights for workers. But of course, that's only one side of the coin. All these new rights create a whole new world of responsibilities for employers. This move toward formalization, it brings a pretty heavy administrative and compliance workload with it. And this table gives you just a little snapshot of what that new reality looks like. See, every new protection is connected to a specific law, which means filings, returns, keeping records. So for instance, to make sure everyone gets their bonus, employers have to file a Form D every year. For smaller businesses especially, figuring all this out is going to be a real operational challenge. So, after going through all these changes, we land on the big question. The most important question, really. What does this all add up to? Well, the official vision is pretty clear. As the Press Information Bureau put it, the goal isn't just about better pay or safer conditions on their own, it's about weaving all of these things together to create something much bigger, a more dignified, more stable way of life for millions of people. So, the laws are written. The new framework is officially in place. But the real test, the ultimate test, is what happens next. Will these sweeping protections actually reach every single home-based worker and truly transform their day-to-day reality? Well, that remains the crucial and, for now, unanswered question.